हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। एंड आज हम लोग करने वाले हैं वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स इन योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है ये चैप्टर, लेकिन आज मैं आपको इसकी समरी बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाली हूँ। ये चैप्टर आपको टफ लगता क्यों है, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कितना इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये चैप्टर है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ये जो वीडियो है एक वन शॉट समरी सीरीज़ होने वाली है। इसके अंदर जो चैप्टर है उसको मैं आपको पॉइंटर्स में पढ़ाने वाली हूँ। हम लोग इसकी समरी कवर करेंगे। इजी वे इसको करने का क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मैसेज है इस चैप्टर से वो हम सीखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको मैं साथ के साथ अंडरलाइन करूंगी आपको समझाते टाइम, सो दैट आपको चैप्टर ईजी लगने लगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इस चैप्टर की। नाम है इसका मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बच्चों। ठीक है, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर का नाम है। साइंटिस्ट कौन है यहाँ पर, अगर आप नाम को समझने की कोशिश करेंगे तो नाम है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। जैसे हम पिज्ज़ा बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, केक बनाते हैं, वैसे ही एक साइंटिस्ट के बनने का प्रोसेस यहाँ पर आपको बताया गया है। राइट तो चैप्टर जो एम्फेसाइज कर रहा है वो इस टॉपिक पर कर रहा है कि कोई भी सोकर उठकर साइंटिस्ट नहीं बन जाता अगर किसी साइंटिस्ट को आप जानते हैं। राइट अब बेसिकली यहाँ साइंटिस्ट की बात की गई है, अदरवाइज ये जो थियोरी है वो हर प्रोफेशन में एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आपने किसी साइंटिस्ट को देखा है या किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखा है तो वो एक ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है कि भाई हम सुबह उठे और हम आज बहुत फेमस हो गए। ये जो जर्नी है वो बचपन में ही उसके सीड्स डाल दिए जाते हैं, और बचपन से लेकर स्कूलिंग, कॉलेज के टाइम पर और आगे चलकर आपकी जो भी स्ट्रगल होती है वो आप जब कंप्लीट कर लेते हैं या जो भी सक्सेस आपको मिल रही होती है उसके पीछे जो प्रोसेस है वो सारा आज इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उनका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट। इनकी स्टोरी पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग। क्या पढ़ेंगे? रिचर्ड एच एब्राइट। ये असली में एक पर्सन है, मतलब कि कोई कैरेक्टर नहीं है स्टोरी का। रिचर्ड एच एब्राइट एक साइंटिस्ट है, राइट, और बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट है। इसका मतलब ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इट इज़ नॉट अ फिक्शन, इट्स अ नॉन फिक्शनल चैप्टर। नॉन फिक्शनल मतलब जो मिथ्या नहीं है, मिथ्या नहीं है, ये तथ्य है, बेसिकली फैक्ट है। राइट तो हम सच में एक पर्सन की बायोग्राफी आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, अभी हम बात करते हैं कि चैप्टर हमें टफ क्यों लगता है। तो चैप्टर जो चैप्टर होता है ना बच्चा, दो तरीके का थियोरी आपको मिलती है, मतलब जो स्टोरीज होती हैं बेसिकली। एक होती है फिक्शनल जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, एक अच्छा सा कुछ पर्सन होगा, कैरेक्टर होगा, उसके साथ में बाकी के कैरेक्टर्स होंगे, उनकी स्टोरीज बनाई जाएंगी, कुछ सैड एलिमेंट्स होंगे, कुछ इमोशंस होंगे, कुछ फ़नी होगा डायलॉग वाइज, और ये चीज़ें हमें पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि हम बात करें तो थीफ स्टोरी की, वहाँ पे अनिल था और हरी सिंह थे। राइट इसी बुक का एक चैप्टर है। तो एंड में थोड़ा ट्विस्ट हुआ, टर्न हुआ, और हमको चैप्टर बड़ा मज़ा आया। फिर एक और चैप्टर आता है क्या है वो, मिडनाइट विजिटर्स। राइट अब उसमें आप देखोगे तो कोई पर्सन है जो एजेंट है, दूसरा वाला भी एजेंट है, और एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस तरीके की स्टोरीज पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, और छोटी स्टोरीज होती है कंपैरेटिवली। जब आप नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये चैप्टर है, ऐसे चैप्टर्स के अंदर थोड़ा ड्रामा कम होता है, रियलिटी ज़्यादा होती है। अब हमें ड्रामा नहीं मिलेगा तो हमें चैप्टर बोरिंग लगेगा। दूसरी चीज़, चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी कुछ फैक्ट्स हमको किसी पर्सन के बारे में पढ़ने पड़ते हैं। इसीलिए ऐसे चैप्टर्स हमें थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी को दूर करने का एक ही तरीका है बच्चों, आप सीक्वेंस वाइज इस चैप्टर को पढ़ें। जो जो डेटा आपको दिया जा रहा है उसको पॉइंटर्स में लिखें, जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख लिया है, आपको मेहनत नहीं करनी है। मैं जब आपको ये चैप्टर आज पढ़ाऊंगी आपको हर चीज़ उसके बारे में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब बातें खत्म करते हैं, चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। रिचर्ड एब्राइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कहाँ से हैं, कैसे साइंटिस्ट बने, किस किस ने इनको सपोर्ट किया, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्होंने की, और अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, तो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं ना, सामान क्या क्या डलना है। ऐसे ही इस चैप्टर में आपको बताया गया है साइंटिस्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग लास्ट में कंक्लूजन में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, बिकॉज यही हमारा एक मैसेज भी है इस चैप्टर से। ठीक है, तो लाइव पढ़ने वाले हैं रिचर्ड एब्राइट की। अब एक और छोटी सी बात आप लोगों को, कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसको चैप्टर समझ के नहीं पढ़ना है, ये कोई स्टोरी नहीं है, आप इसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में पढ़ेंगे।
आप चैप्टर भी पढ़ रहे हो ना बुक में, उसको भी आप देखोगे, नोटिस करोगे वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। क्या होती है डॉक्यूमेंट्री? भाई डॉक्यूमेंट्री में मान लीजिए किसी पर्सन की बायोग्राफी मुझे बनानी है, तो मैं उस पर्सन के सामने जाऊंगी, उसको क्वेश्चन करूंगी और उसका इंटरव्यू लूंगी, उसके क्वेश्चंस के आंसर ये लिखे हुए हैं चैप्टर के अंदर। ओके फिर हम बोलेंगे चलो इनकी मम्मी से भी बात करते हैं, तो फिर मम्मी से बात करेंगे, तो मम्मी के कुछ डायलॉग्स है, फिर उसको हम यहाँ पे लिख देंगे चैप्टर के अंदर। फिर हमने कहा चलो इनके टीचर से भी बात करते हैं, तो हम टीचर के पास गए, तो टीचर ने जो कुछ बोला वो भी हमने डॉक्यूमेंट कर दिया। इसी को कहते हैं डॉक्यूमेंट्री। तो आपको विजुअलाइज करना है कि आपके सामने टीवी चल रहा है और टीवी में आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। जब आप एक्चुअल चैप्टर पढ़ेंगे तब, राइट, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। आप नोटिस करोगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायलॉग्स हैं। देखो यस, आप चैप्टर देखो और मुझे चैट सेक्शन में बताओ यस और नो। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायलॉग्स हैं, वो क्या है? बिल्कुल डायरेक्टली उनका इंटरव्यू लिया गया और उसी इंटरव्यू को छाप दिया गया है, बीच बीच में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यही बना हमारा पूरा चैप्टर। इसीलिए बहुत लेंदी हो गया, लेकिन इतना लेंदी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपको जितना आज पढ़ा रही हूँ इससे आपके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। आरटीसी और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, वो सारे आप कवर कर सकते हो। ऑल गुड बच्चों, चलिए आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो दिस स्टोरी इज अबाउट रिचर्ड एच एब्राइट हु ग्रू अप इन द टाउन ऑफ रीडिंग इन पेंसिल्वेनिया। आप देखो पेंसिल्वेनिया क्या है? एक यूएस स्टेट है, तो यूएस के ही है ये, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस के ही है ये। और यूएस का एक स्टेट है, नाम है, यूएस में बहुत सारे स्टेट्स हैं, राइट, यू नो दिस। तो वहाँ पर एक और स्टेट है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया की सिटी में, जैसे कि रीडिंग में ये रहते हैं। इट जस्ट लाइक के यूपी के किसी सिटी में, आगरा में, मथुरा में, वाराणसी में कोई पर्सन रहता है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। ये यहाँ पर रहते हैं पेंसिल्वेनिया के रीडिंग नाम के शहर में। क्लियर है? अब यही चीज़ अगर आप चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो चैप्टर की जो शुरुआत है वो हो रही है उनके कुछ अवार्ड से। इनको जो रिचर्ड एच एब्राइट को कोई अवार्ड मिला है वहाँ से शुरुआत हो रही है। फिर बताया गया है रिचर्ड एब्राइट है कौन। हम शुरुआत कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना मैं सीक्वेंस वाइज चलूंगी ताकि आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। तो जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़िए और इसी हिसाब से पूरा चैप्टर लर्न कर लीजिए। एक बार जस्ट कंफर्मेशन के लिए एक बार चैप्टर में एनसीईआरटी में एक बार जरूर पढ़ लेना चैप्टर को, ठीक है। चलिए, द स्टोरी इज अबाउट रिचर्ड एच एब्राइट हु ग्रू अप इन द टाउन ऑफ रीडिंग, रीडिंग नाम के शहर में, जो कि पेंसिल्वेनिया का ही एक शहर है, ठीक है। पेंसिल्वेनिया यूएस का स्टेट है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रिचर्ड कौन है? रिचर्ड की कुछ क्वालिटीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जो कि हमें स्टार्टिंग में ही चैप्टर में बता दी गई हैं कि ये एक क्यूरियस बच्चे हैं। क्यूरियस कौन होता है? जिसका दिमाग में क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, राइट। बादल वाइट क्यों हैं? आसमान जो स्काई है, आसमान है, वो ब्लू क्यों है? पानी हल्का हल्का ब्लू क्यों है? हर चीज़ के क्वेश्चंस करना, ये गर्म क्यों है, ये ठंडा क्यों है? छोटे छोटे क्वेश्चंस ये बचपन में ही किया करते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूरियस ब्रेन। आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं जो खेलते रहते हैं, कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो जो क्वेश्चन करेगा उसको आंसर्स मिलेंगे, और जितने आंसर्स मिलेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो क्वेश्चन करना इज़ वेरी गुड। तो क्यूरियस माइंड इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। तो आपको भी क्यूरियस होना चाहिए अपनी लाइफ में। क्यूरियस माइंडसेट है इनका, एंड राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही इनका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। हर चीज़ के पीछे का रीज़न ये जानना चाहते थे। इसमें इनकी जो मदद की वो की इनकी मदर ने। सो हिज मदर इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो जब इनकी मम्मी ने देखा, देखो बच्चा कैसा है और कैसा बनेगा काफ़ी हद तक डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स अपने बच्चे को जब देख लेना और वो समझ जाए ये बच्चा ना मैथ में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको मैथ्स की बुक दे दो बहुत सारी लाकर, मैथ्स की पजल्स दे दो, मैथ्स के गेम्स दे दो, ताकि उसका जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा डेवलप हो। आपको लगता है बच्चा म्यूजिक बड़ा अच्छा सुनता है और यदि पहचान भी लेता है और गाता भी है, तो उसको म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें ला के दो। अगर आपने देखा बच्चा पूरे टाइम पे कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश कर रहा है, टेबल पे भी बजा रहा है, चेयर पे भी बजा रहा है, तो उसको ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ला दो, क्या पता वो कुछ इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ अच्छा उसको फ्यूचर में हॉबी बन जाए। सो बेसिकली बच्चा क्या चाहता है, ये बच्चे में जो भी इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है उसको आपको और ज़्यादा डेवलप करना है। तो अभी यहाँ पर रिचर्ड की जो मदर हैं, फादर नहीं है इनके, यहाँ हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। सो सिर्फ मदर ने ही इनको इनकी अपब्रिंगिंग की है। तो मदर जो है इनको हमेशा बहुत ज़्यादा एनकरेज करती थी, जो भी ये करना चाहते थे उसमें। इनकी मदर ने जब देखा कि मेरा बच्चा तो ऐसी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो उन्होंने क्या किया, इनके और ज़्यादा ट्रिप्स पे लेकर गई। मतलब जितनी ज़्यादा जगहों पे जाएंगे वहाँ और ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे, ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे अगेन आपको और ज़्यादा नॉलेज आपकी इन्हेंस होगी। तो इनको ट्रिप्स पर लेकर जाती थी। मदर ने नोटिस किया कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहा है, उनको टेलीस्कोप ला कर दे दिया। साइंस में कुछ उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उसको माइक्रोस्कोप ला के दे दिया। वो बोलते थे वाओ व्हाट अ सीनरी व्हाट अ पिक्चर, तो उनको कैमरा ला के दे दिया। और जितने भी इक्विपमेंट उनको चाहिए थे वो सारे उनको एक एक करके ला के दे दिए। जब भी इन्होंने कुछ भी
हॉबी या इंटरेस्ट दिखाया। तो ये जो है बच्चों क्वेश्चन अगर आता है आपको कि रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में जो सक्सेस मिली है, हु हैज़ अ मेजर रोल इन दैट, तो आप बोलेंगे उनकी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था। और ये पूरा का पूरा कीवर्ड आप इनको लिख कर दे देंगे कि भाई उनको ट्रिप्स पे ले जाते थे, टेलीस्कोप खरीदा, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमरा खरीदा, जो भी उनको चाहिए था सारे इक्विपमेंट उनको ला के दिया, उनको हमेशा इंकरेज किया लर्निंग के लिए। और साइंस में, बायोलॉजी में जो उनका बेसिक इंटरेस्ट आया उसकी भी रीज़न, उसके पीछे भी जो रीज़न है वो उनकी मदर है। अभी हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। इनकी हॉबीज़ बहुत अच्छी अच्छी थी, बचपन से ही इनको कलेक्शन करने का बहुत शौक था। जैसे आपने देखा होगा ना, बच्चे स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। मैं भी बहुत कॉइन्स कलेक्ट किया करती थी पहले। अब तो सारे इंटरेस्ट, अब ऐसा कोई इंटरेस्ट मेरे पास है नहीं, लेकिन पहले में मुझे कलेक्शन करने का बहुत शौक था। तो ये रॉक्स, छोटे छोटे रॉक्स, जहाँ भी जिस भी डिफरेंट टाइप के रॉक्स मिल जाए कलेक्ट करते थे। फॉसिल कलेक्ट करते थे। कॉइन्स, जैसे कि हमने बताया कॉइन्स तो हर कोई कलेक्ट करता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जो कलेक्ट करते थे ये, वो है बटरफ्लाइज। तो ये क्या करते थे, जार के अंदर इन्हें जहाँ भी बटरफ्लाई दिखती थी उसको बंद करके, ऑफ कोर्स उसको सांस आती रहे ऐसी जगह पे उसको इकट्ठा करते रहते थे। तो इन्होंने बटरफ्लाइज बहुत सारी कलेक्ट की थी। अब यहाँ से बच्चों ये ही है इनका मेजर पॉइंट जहाँ से ये एक साइंटिस्ट बन जाएंगे। अब आप सोचो, आप बोलोगे मैम बटरफ्लाइज कलेक्ट करने से कोई साइंटिस्ट कैसे बन सकता है? तो बस यही तो बात है, यही जर्नी है जो आपको इस चैप्टर में पूरी पढ़नी है। अब तक आई एम श्योर हर बच्चों को चैप्टर बहुत ईजी लग रहा होगा, कोई डिफिकल्टी आपको आएगी नहीं थ्रू आउट द चैप्टर, बिकॉज मैं इस चैप्टर को बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। आपको चैप्टर पसंद आएगा, ठीक है? चलिए, ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर। अच्छा देखो, साइंटिस्ट कहाँ और एस्ट्रोनॉमर देखो अलग, मतलब बायोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर अलग अलग चीज़ें हुई, लेकिन ये जो है एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, क्योंकि उनको स्टार गेजिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। समटाइम स्टार गेजिंग किया करते थे नाइट में, स्टार्स को देखना है ना, और टेलीस्कोप के थ्रू देखना, और जो भी आइडियाज़ इनको आने थे या जो भी इनको प्रैक्टिस करनी थी ये करते थे। तो ये एस्ट्रोनॉमर भी थे। लेटर ऑन ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे अच्छे साइंटिस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट के बारे में आज आप पढ़ने जा रहे हो बच्चों। अब हम लोग करने के वाले हैं, चैप्टर को अगर आप देखोगे ना तो वो बहुत ही हैप-हज़र्ड तरीके से बिखरा हुआ पड़ा है। कहीं किसी का डायलॉग आ जाएगा, फिर कोई पुरानी बात आ जाएगी, फिर कोई नई बात आ जाएगी। और हमने क्या किया, मैंने क्या किया, इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक सीक्वेंस में लिख दिया। मतलब कि जब रिचर्ड एब्राइट छोटे से बच्चे हैं, सेकेंड क्लास में, तब से लेके, मतलब इन्होंने जो बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया है तब से लेके साइंटिस्ट बनने तक कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चैप्टर में बताई गई हैं वो सारी हमने ईयर वाइज ईयर लिख ली हैं। इसको हम ऐसे बोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है? तो चैप्टर की शुरुआत हुई तो हमें बोला गया कि रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सिरियल स्कॉलर अवार्ड एंड शेयरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हमारे पास में दो टैग आ गए यहाँ पे, एक आ गया बायोकेमिस्ट्री का, इनको बायोकेमिस्ट्री में अवार्ड मिला है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अवार्ड मिला है। दो अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, मतलब दो फील्ड्स में इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं? सीरियल स्कॉलर का मिला है और शेयरिंग प्लो अवार्ड मिला है। याद करने हैं? नहीं करने, इनसे कुछ भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा ना, आपको ये याद करने हैं। बस आपको ये बताया गया है स्टार्टिंग में कि देखो भाई ये बंदा है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ऐसा वैसा बंदा नहीं है, अवार्ड्स मिल चुके हैं इसको, ठीक है जी? क्लियर है? अब इनकी अचीवमेंट्स हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो चैप्टर में आपको बताया गया है वो ये है, स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि एट द एज ऑफ 24, जब ये 24 के थे, है ना, तो कुछ नया हुआ। मतलब पहली बार लोगों ने इनको जाना। आपने देखा होगा एकदम से कोई कैमरे पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है ना, किसी न्यूज़ में किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होने लगती है, चाहे वो कोई सॉन्ग रैपर हो, चाहे वो कोई नॉर्मल लड़की हो जिसने फाइट कर ली हो किसी से, कोई डांसर हो, कोई भी हो। तो उस दिन जब वो फेमस हुआ तो उसका बर्थ, सोशल मीडिया बर्थ तो उसी दिन हुआ है। फेमस जो उसका वर्ल्ड में जो बर्थ हुआ है वो तो उसी दिन हुआ है जिस दिन वो फेमस हुआ। लेकिन उससे पहले की 24 साल की जर्नी कौन पढ़ेगा? वो हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में इनकी, ठीक है? तो ये आज इनका जो पहली बार लोगों की लाइफ में जन्म हुआ है वो ये 24 के थे उस दिन, ठीक है? मतलब पहली बार जी लाइमलाइट में आई। एट द एज ऑफ 24 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ ईयर, ये इनकी डेजिग्नेशन है बच्चों कि ये पहले स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके हैं अपने कॉलेज में। स्काउट ऑफ द ईयर, ओके, फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, मतलब कॉलेज का एक बहुत ही फेमस लड़का जो 24 का है। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थियोरी, इन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को हिला दिया एक थियोरी के थ्रू। एक थियोरी थी जो इन्होंने पब्लिश की ऑन हाउ सेल्स वर्क। थियोरी किसके ऊपर है?
हाउ सेल्स वर्क। फिर से बताएंगे सब लोग, थियरी किसके ऊपर है, हाउ सेल्स वर्क, ठीक है। तो इन्होंने एक नई थियरी दी। अब आप बोलोगे मैम ये तो सबको पता है, जब इन्होंने हाउ सेल वर्क्स की थियरी दी, हाउ सेल्स वर्क की थियरी दी थी, उस टाइम ये ही थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले किसी को ब्लूप्रिंट के बारे में, डीएनए के बारे में आइडिया नहीं था बच्चों, इन्होंने ही इसको फेमस कराया था, ठीक है। फेमस कराया था, या आप बोल सकते हैं थियोरेटिकली इसको फाइनली पब्लिश किया था। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, तो इनके कॉलेज रूममेट भी थे, उनके नाम रॉन्ग था, WRONG करके कुछ नाम है उनका। तो रिचर्ड एच एब्राइट और इनका कॉलेज रूममेट था, उन्होंने एक्सप्लेन करी एक थियरी इन एन आर्टिकल, ठीक है, इन दी प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस क्या है, एक फेमस आर्टिकल न्यूज़पेपर है जो इनके जिस भी जगह पर ये इन्होंने पब्लिश किया है वहाँ हुआ करता था। एकेडमी ऑफ साइंस की पूरा नाम है इस न्यूज़पेपर का, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इस न्यूज़पेपर आर्टिकल के अंदर इन्होंने अपना आर्टिकल पब्लिश किया। उस आर्टिकल के अंदर इन्होंने एक थियरी दी, जिस थियरी का नाम था हाउ सेल्स वर्क, और ये 24 ईयर्स के थे उस टाइम पर। और जैसे ही ये आर्टिकल पब्लिश हुआ इस मैगजीन में या इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में, सब लोगों ने इसको पढ़ा और बोले वाह ये क्या दिखा दिया इन्होंने, हाउ सेल वर्क कैसे वर्क करता है, ये प्रोसेस ये तो किसी को नहीं पता था, न्यू डिस्कवरी हो गई है तो। और सब लोग इनकी बहुत तारीफ करने लगे। कब हुआ ये सब, 24, और उस दिन ये वायरल हुए बच्चों। जैसे मैंने अभी आपको वायरल होने वाली बात बताई थी, ये वायरल हो गए, सबको इनके बारे में पता चल गया, पूरे वर्ल्ड को। फिर हम जाएंगे फ्लैशबैक में, जब ये 2 साल के थे, 3 साल के थे, तब इन्होंने कैसे शुरुआत करी इस दिन तक पहुंचने के लिए। ये ही चैप्टर का क्रक्स है मेजरली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सीसी लिखेंगे अगर समझ आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, 24 ईयर के थे जब इन्होंने पहली बार किसी न्यूज़पेपर के अंदर अपनी थियोरी को पब्लिश करा, और जैसे ही वो पब्लिश हुई हर जगह शोर मच गया, ये वायरल हो गए, इनकी जो आर्टिकल था वो वायरल हो गया, पूरा वर्ल्ड, साइंटिफिक वर्ल्ड एक्साइटेड हो गया, ठीक है। ये इनकी अचीवमेंट है। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind। तो अभी यहाँ बताया गया है इनकी जो अचीवमेंट है वो इनको मिली कैसे है, तो इनकी थोड़ी तारीफ हो रही है और बोल रहे हैं एक तो इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, वही जो हमने अभी बात करी, और इनका माइंड भी बहुत ब्राइट था। मतलब एक इंटेलिजेंट बच्चे थे, ऐसे वैसे बच्चे नहीं थे कि बैंक बेंचर हैं और एकदम से फिर साइंटिस्ट बन गए, नहीं ये एक पढ़ने वाले बच्चे थे। साइंटिस्ट अगर आप देखोगे ना, मेजरली वही बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शुरू से ही एक्टिव होते हैं पढ़ाई में, इंटेलिजेंट होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ब्राइट माइंड वाले होते हैं, तो ये उन्हीं में से एक थे। He also had a mother who encouraged his interest in learning, जो कि हमने स्टार्टिंग वाले पेज में भी पढ़ा था। She took him on trips, bought him telescope, microscope, cameras, mountain material, ये माउंटेनियर भी थे, मतलब माउंटेन पर भी चढ़ते थे, ट्रैकिंग भी करते थे, तो उसका मटेरियल भी इनको ला के दिया, और जहाँ भी हो सके इनकी हेल्प की थी इनकी मदर ने। अब आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इनकी क्रोनोलॉजी से, सीक्वेंस से, कि इन्होंने कब से लेके कब तक क्या क्या किया। सबसे पहले जब ये 2nd क्लास में थे बच्चों, वहाँ से हमारी स्टोरी शुरू हो रही है। और जब ये क्लास 2nd में थे तो बताया जाता है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया था। 25 बटरफ्लाइज नहीं, डिफरेंट टाइप की स्पेसीज कलेक्ट की थी 25। आप सोचो, आप आज जाइए और एक 2nd क्लास के बच्चे से मिलिए, आप देखिए कि वो कितना बड़ा है और उसको कितनी समझ होगी बटरफ्लाइज की। तो ये सब कुछ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है बच्चों। इनको इंटरेस्ट भी था, जिस एरिया में रहते थे वहाँ 25 स्पीसीज अवेलेबल थी। हर चीज़ ना मतलब रिलेटेड होती है। जहाँ ये रहते थे वहाँ बटरफ्लाइज थी, इन्होंने सिलेक्ट भी, उनको कलेक्ट भी किया, इनको पता भी था डिफरेंट स्पेसीज के बारे में, और इन्होंने उसके बारे में पढ़ना भी और ज़्यादा शुरू कर दिया। बोलते ना, वेयर योर इंटरेस्ट लाइज योर माइंड गोज देयर। आपका माइंड वहीं चलेगा जहाँ आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आप और ज़्यादा सर्च करने लग जाते हो। तो इन्होंने वही किया। ही स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट बटरफ्लाइज, और 25 टाइप्स की बटरफ्लाइज को उन्होंने अपने घर में रखा। His mother bought him a book named The Travel of Monarch X। अब इनकी मम्मी ने इनको देखा, बोले यार ये क्या करता रहता है, बटरफ्लाइज कलेक्ट कर रहा है। बोलते हैं यार चलो, इसका मतलब इसका इंटरेस्ट है बटरफ्लाइज में। ये देखो, दिस इज द कैच बच्चों, एक मदर को ऐसा ही होना चाहिए। जैसे ही आपको पता चले आपके बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको और ज़्यादा इन्हांस करो, उसको ऐसे इक्विपमेंट ला के दो, ऐसी बुक्स ला के दो, जिससे वो अपनी इंटरेस्ट को और अच्छे, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ से गाइडेंस मिलेगी। इफ़ यू आर वॉचिंग हिम और हर, आप खुद से ही उसको ऐसी चीज़ें दो जिससे उसकी इंटरेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो, बढ़े, उसको हेल्प मिले। तो इनकी मदर बोली कि काम कर बेटा, ये बुक है, नाम है इसका ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क नाम की टाइप्स की जो बटरफ्लाइज होती हैं, उनके ऊपर एक बुक थी। इन्होंने बोला इसको पढ़ और देख, इसमें कोई एक्टिविटी है तो उसको कर।
तो इन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया, विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। अब इसके अंदर क्या बताया गया था कि कैसे सेंट्रल अमेरिका से बटरफ्लाई जो है वो माइग्रेट हुई हैं, ठीक है। एंड दिस बुक ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और इस बुक से हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया, ये इतने दीवाने हो गए इस बुक के, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा इनको इस बुक के अंदर कि पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड इनकी आंखों के सामने इन्हें दिखने लगा कि मेरा रास्ता क्या है और मुझे करना क्या है। मतलब इनका सारा, फिर इनको सब चीज़ों में कम इंटरेस्ट आने लगा, बस उस बुक में और उस बुक की एक्टिविटीज़ में और बटरफ्लाइज में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। इन्होंने पूरा टाइम बस यही किया, इसी बुक को पढ़ा और इसकी एक्टिविटी की। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाईज। तो रीडर्स को बोला गया था कि भाई जैसे ही तुम्हें बटरफ्लाई दिखे उसको टैग कर देना, फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक। तो कोई डॉक्टर फ्रेडरिक हैं जिन्होंने इस बुक को लिखी थी और उन्होंने ये टास्क दिया था कि मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ बटरफ्लाइज के ऊपर। तो मान लीजिए आपको कोई बटरफ्लाई मिली, आपको वो टैग कर देनी है और बता देना है, उसका कोई नंबर दे देना है, बता देना है एड्रेस कि आपको ये किस एरिया में मिली है ना, यूएसए के। अब वो जब उड़ती उड़ती जाएगी तो हमें ये पता लगाना है कि किस टाइप की बटरफ्लाइज कहाँ तक जा रही हैं। तो सेंट्रल अमेरिका से यहाँ बटरफ्लाइज आ रही हैं, जा रही हैं, उसका प्रोसेस बेसिकली इनको यहाँ पता लगाना था। तो ये इनकी रिसर्च चल रही थी, इसीलिए इन्होंने इस बुक की एक्टिविटी को करवाया था। रिचर्ड ने ये एक्टिविटी की, कुछ टाइम तक करते करते बोर हो गया, लेकिन लर्निंग उसकी कंटिन्यू रही। टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी फॉर सेवरल ईयर्स नॉट मंथ्स, कई सालों तक, हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये करते क्या थे, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा कैच है बच्चों, अगर आप पढ़ोगे इसको चैप्टर को तो आपको पता चलेगा कि जब कोई बटरफ्लाई इनको मिलती थी तो उसको टैग करते थे, और टैग करने के बाद वो कहीं दूर जाती थी, है ना। तो ये बोले कि, और फिर इनको भी कुछ बटरफ्लाइज मिली, तो बोले मेरे को 1-2 साल में ना 2-3 बटरफ्लाइज मिली बस, जिनको मैंने टैग किया था। तो ये टास्क बड़ा बोरिंग सा मुझे लगने लगा, क्योंकि ये इतना इजी टास्क नहीं है ना। आप देखो, आप कोई लेबोरेटरी के अंदर टास्क नहीं कर रहे, पूरा वर्ल्ड खुला हुआ है आपको टास्क करने के लिए। तो इट इज़ नॉट दैट इजी कि आपको सेम बटरफ्लाई वापस मिल जाए या किसी और की टैग की हुई बटरफ्लाई मिल जाए। तो इनको ये टास्क बोरिंग लगने लगा। तो ये बोले एक काम करता हूँ, बटरफ्लाई को पकड़ के टैग क्यों करूँ, मैं अपने बेसमेंट में ही बटरफ्लाइज ग्रो करना शुरू कर देता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, हर स्टेज पे कुछ इनको प्यूपा मिले, है ना, कुछ इनको कैटरपिलर बने इनके बेसमेंट में, कुछ एक्चुअल बटरफ्लाइज थी जो बिल्कुल उड़ने वाली थी, कुछ उड़ने से पहले की थी। हर स्टेज में इनकी बेसमेंट में, घर के बेसमेंट में ये सारी बटरफ्लाइज दिखने लगी। थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज इनके बेसमेंट में थी, सोचो, अलग अलग स्टेजेस में। और जैसे ही बटरफ्लाई तैयार हो जाती थी, ये उसको क्या करते थे, टैग करते थे और छोड़ देते थे। और ऐसे करके बहुत सारी बटरफ्लाइज इनकी इन्होंने जो टास्क इन्होंने दिया था वो उसको करना शुरू कर दिया। इसी प्रोसेस के दौरान बच्चों इन्होंने बहुत सारी बटरफ्लाइज अपने बेसमेंट में देखी। अब आप किसी चीज़ को इतने ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो सोचो आप उसमें कितने डूब चुके हैं। अब उसमें आपको प्रॉस भी दिखाई देंगे, कॉन्स भी दिखाई देंगे, है ना, कुछ न्यू एक्टिविटीज़ भी दिखाई देंगी। आप क्यूरियस हो जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये यहाँ क्यों है, ये डॉट्स यहाँ क्यों बने हुए हैं, इसका एक पंख ऐसा क्यों है, एक ऐसा क्यों है, इसमें कलर्स कहाँ से आए। डिफरेंट क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे और जैसे जैसे आप उनके आंसर ढूंढते जाएंगे वैसे वैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। एग्जैक्टली सेम हुआ रिचर्ड एच एब्राइट के साथ। तो इन्होंने डिफरेंट स्टेजेस में हर बटरफ्लाई का जो स्टेज होता है उसको देखा, ऑब्जर्व किया। ये थी बात जब ये क्लास 2nd में थे। फिर क्या हुआ, ये आए क्लास 7th में बच्चों। अब क्लास 7th में आने पर ये तब तक बहुत साइंटिफिकली स्मार्ट बन चुके थे। अब इन्हें इतना पता था कि मैं क्लास का एक होशियार बच्चा हूँ और मुझे हर तरीके के कंपटीशन में पार्ट लेना है, बट फिर भी इनको अभी काफ़ी कुछ लर्निंग करनी थी। क्लास 7th में ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट इट। तो इन्होंने काउंटी फेयर में, जैसे जिस तरीके एग्जीबिशंस होती हैं, है ना, फेयर लगते हैं और आपको बुलाया भी जाता है एग्जीबिशन में कि भाई आप अपने अपनी प्रेजेंटेशन दो, तो इन्हें भी बुलाया गया था स्कूल की तरफ से। ये गए, इन्होंने वहाँ पर अपनी एक प्रेजेंटेशन दिखाई, पर इनको वहाँ पे कोई अवार्ड नहीं मिला। 1st और 2nd कोई और आए और इनको बस ऐसे ही थैंक यू बोल के भेज दिया गया, कॉन्सोलेशन प्राइज दे के भेज दिया गया। इन्हें बड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों हुआ। ही गॉट अ हिंट, इनको समझ आया कि रीज़न क्या था। बोले अब मैं समझा व्हाट रियल साइंस इज। कैसे समझे, देखो आगे पढ़ते हैं। इनका प्रोजेक्ट क्या था, इन्होंने उसके बारे में बताया। तो बोले मैं जो प्रोजेक्ट लेके गया था उसके अंदर मैंने एक स्लाइड ली और उसके ऊपर फ्रॉक का टिश्यू दिखाया, है ना, विच ही शोड अंडर माइक्रोस्कोप। तो एक माइक्रोस्कोप लिया
और उसके अंदर टिश्यू दिखाया और टिश्यू की सारी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इन्होंने फ्रॉक के दिखाए कि देखो भाई सर ऐसा ऐसा टिश्यू बनता है, राइट। उनका जो प्रेजेंटेशन था वो नीट था, नीट डिस्प्ले उसको बोलेंगे, क्लीन एंड नीट डिस्प्ले उनका था, बट आपने उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया। एंड साइंस इज नॉट अबाउट डिस्प्लेइंग थिंग्स। डिस्प्ले तो आप और चीज़ों में कर सकते हैं ना, रंगोली बना सकते हैं, लाइक कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, वो क्राफ्टिंग कर सकते हैं, वो डिस्प्ले की चीज़ें होते हैं। अगर साइंस है तो वहाँ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो इनको समझ आया कि जो फर्स्ट और सेकंड आए थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ नया करके देखा था, तो ये बोले ओ दिस इज़ रियल साइंस। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, खाली प्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होगा। तो उसमें इन्होंने पहली बार सीखा व्हाट रियल साइंस इज। तो 7th क्लास में इनको साइंस का एक्चुअल मीनिंग बच्चों समझ आ गया था। सो ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। बस खाली डिस्प्ले नहीं दिखाना है बनाकर, है ना, कि एक फ्रॉग लिया, उसका टिश्यू लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा दिया आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, नहीं। एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट आपका भले ही गलत हो बट कीजिए, यही साइंस टेम्परामेंट होता है, राइट। अब ये क्लास 8th में आए, ये बोले यार इस बार ना मुझे कुछ तो करना रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डॉक्टर फेडरिक थे ना उनको लेटर लिखा, बोले सर नेक्स्ट ईयर फिर से काउंटी फेयर होगा और मैं चाहता हूँ इसमें मैं फर्स्ट आऊँ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है, बट बात यह है कि आप मुझे बताइए मैं कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ। उन्होंने इनको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए, उसमें से एक ऑप्शन इन्होंने चूज़ कर लिया और उसको फिर क्लास 8th में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के मतलब उस काउंटी फेयर में अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया। तो क्या किया, इस बार ही वन काउंटी फेयर विद हिज यूनिक आइडिया ऑफ फाइंडिंग द कॉज ऑफ वायरल डिजीज दैट किल्ड ऑलमोस्ट ऑल द मोनार्क कैटरपिलर एवरी ईयर। तो इन्होंने बोला उस टाइम पे रीडिंग में जहाँ ये रहते थे वहाँ पर एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, पैंडमिक शुरू हो गया था, जिसमें जितने भी मोनार्क कैटरपिलर्स थे वो अपने ही स्टेज पे मर जाते थे, बढ़ नहीं पाते थे आगे, है ना। तो अब ये सब लोग बोले कि क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। बोले किसकी वजह से, तो इन्होंने बोला बीटल की वजह से ये वायरल डिजीज़ है। बीटल जो इंसेक्ट होता है, तो बोले जहाँ बीटल होगा उस बीटल के अंदर कुछ ऐसे वायरस हैं जिसकी वजह से जो कैटरपिलर अगर आसपास बन रहा होगा या अपनी स्टेज में होगा, डेवलप हो रहा होगा, तो उसकी वजह से वो मर जाएगा। तो इन्होंने सोचा क्या किया, इन्होंने अपने बेसमेंट में बहुत सारे बीटल्स रखे और बीटल्स के साथ जो कैटरपिलर्स, इनके तो सारी स्टेज में बटरफ्लाइज थी, तो कैटरपिलर रखे। इन्होंने नोटिस किया कि बच्चों कोई मर तो नहीं रहा था, उसकी वजह से कैटरपिलर नहीं मरे। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था कहने को वो फेल हो गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कम से कम आपने वर्ल्ड को ये तो बता दिया कि बीटल इज़ नॉट द रीज़न। अब आप दूसरा रीज़न आप लोग ढूंढ लो, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है चाहे आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो जाए पर एक्सपेरिमेंट करो। सो इस एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरीड बाय अ बीटल। तो इनको लगा कि जो डिजीज है वो बीटल्स की थ्रू कैरी आउट की जा रही है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन प्रेजेंस ऑफ बीटल्स इन हिज बेसमेंट बट डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट। उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी इनकी इस कोशिश के लिए इनको प्राइज मिला, क्योंकि आइडिया बड़ा यूनिक था कि भाई तुमने ट्राई कुछ अच्छा किया है बेटा, आपने रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया। इसी को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जो प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर सोल्यूशन कहाँ से ढूंढ रहे हो, कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। क्लियर हो गया। चलिए फिर क्या हुआ, अब नेक्स्ट ईयर आया, हाई स्कूल का इनका ईयर आया। ये बोले यार हम तो ऐसे रुकेंगे नहीं, हम तो और भी करेंगे। तो इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया। इस बार इन्होंने क्या किया, ही मेड एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्क बटरफ्लाई। सो दो तरीके की बटरफ्लाइज के टाइप्स हैं, एक है मोनार्क बटरफ्लाई, एक है वाइसराय। बायोलॉजी के बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं है, चैप्टर में जितना बताया गया है उतना ही आइडिया मुझे है। तो एक है आपका वाइसराय बटरफ्लाइज और दूसरी है आपके मोनार्क बटरफ्लाइज। तो थियोरी ये थी जो कि उस टाइम पे लोगों में फैली हुई थी कि वाइसराय बटरफ्लाई का जो टाइप होता है अपने आप को मोनार्क बटरफ्लाई में कॉपी करता है। ठीक है, अगेन मेड हिम अ विनर। और इस थियोरी से, जो थियोरी इन्होंने दिखाई थी, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके दिखाया था, इनको उसमें भी फर्स्ट प्राइज मिला और ये जीत गए। अब थियोरी में बताया क्या गया था, थोड़ा सा उसका आइडिया ले ले, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार चैप्टर में मतलब पेपर में पूछा गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। सो द थ्योरी वाज दैट वाइसराय लुक्स लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। तो बर्ड्स खाती हैं बटरफ्लाइज, ठीक है, बर्ड्स खाती हैं बटरफ्लाइज, और बर्ड्स जब वाइसराय बटरफ्लाई को देखती हैं तो उसको देखते ही खा जाती हैं।
लेकिन बर्ड्स जब मोनार्क बटरफ्लाई को देखती है तो उसको छोड़ देती है, कहती है नहीं तेरे को नहीं खाना बिकॉज यू डोंट टेस्ट गुड टू अस, टेस्ट नहीं आता उसमें। अब जब वायसराय बटरफ्लाइज को पता चला कि बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाइज को खा नहीं रही हैं, तो इन्होंने अपने जो पैटर्न है उसको मोनार्क बटरफ्लाइज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया कि हमें भी देखेगी दूर से, समझेगी कि हम मोनार्क है और हमें छोड़ के चली जाएगी तो हम बच जाएंगे। दिस वाज द थियरी बच्चों, जो रिचर्ड एब्राइट ने बोला कि सर ये थियरी है और देखो इसका रीजन ये है और ये बात सही है बिल्कुल। 10th में थे, 10th के बच्चे पे कौन विश्वास करता है सोचो, बट क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट था, इनको अवार्ड मिला, बोला भाई बात तो सही है, चलो हम इसको और रिसर्च करेंगे। लेटर ऑन रिसर्च की गई इसके ऊपर और पता लगाया गया कि ये बात बिल्कुल सही है, वायसराय बटरफ्लाइज अपने आप को मोनार्क बटरफ्लाइज में कॉपी कर रही हैं, राइट। तो एक छोटे बच्चे ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो आगे चल के साइंटिस्ट ने पता लगाया कि बिल्कुल सही है। तो ऐसी छोटी छोटी शुरुआत बच्चों इनको बहुत आगे तक लेकर गई और ये वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बन गई। आपने एक पैटर्न नोटिस किया, इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी ये आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, सब कुछ बटरफ्लाई से कनेक्टेड है ना। कैटरपिलर मर रहा है कि नहीं मर रहा, वायसराय मोनार्क में कन्वर्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आगे भी इन्होंने जो भी कुछ किया सब कुछ बटरफ्लाई से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने बचपन से उसी को देखा। जब सेकंड क्लास में थे तब से 25 स्पेसीज कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, फिर बेसमेंट में बटरफ्लाइज रख दिए, वो एक्टिविटी की थी डॉक्टर फेडरिक वाली जिसमें बटरफ्लाइज को टैग करना था, राइट। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को कर करके बटरफ्लाइज इनकी ज़िंदगी बन गए थे। अब उसमें आप एक्सपेरिमेंट करो, कहते हैं ना यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। कोई एक चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप PhD कर लो, बिल्कुल। अब वो मैं बिल्कुल PhD करने वाली बात नहीं कर रही, मतलब आपको उसका हर चीज़ पता होना चाहिए। उसको कहते हैं स्किल, आपने मतलब डेवलप करना किसी एक पर्टिकुलर स्किल के अंदर, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इसी बटरफ्लाई पे अपना ऑलमोस्ट PhD कर लिया और हर चीज़ बटरफ्लाई के बारे में इन्हें पता थी। अब जब आपको सब कुछ आ जाता है फिर आप क्या करना शुरू कर देते हो, एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देते हो। एक्सपेरिमेंट करते 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 आपकी एक डिस्कवरी हो जाती है, वही इनके साथ हुआ बच्चों। चलिए अब ये हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में आ गए हैं। So more they look like monarch, the less likely they are to become the birds dinner. I hope ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया था। तो वायसराय मोनार्क में कन्वर्ट हो रही थी, राइट। बाद में पता भी लगा था कि ये बात सच है, राइट। ये आपको चैप्टर में मिल जाएगा। हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में ही ट्राई टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ टाइनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा। तो एक दिन ये प्यूपा को देख रहे थे, मोनार्क प्यूपा को ऐसे ऑब्जर्व कर रहे थे उसको, बोलते हैं यार ये मोनार्क प्यूपा के ऊपर ये जो गोल्डन स्पॉट्स है ये क्या है, व्हाट आर दीज स्पॉट्स। बोले ये क्यों पर्पस, मतलब कुछ तो पर्पस होगा इनका। इन्होंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, इन्होंने इसके ऊपर थियोरीज पढ़ी, क्योंकि जब आपके माइंड में कुछ आता है, हमारे माइंड में अगर कोई थ्योरी आती है या कोई भी कैलकुलेशन आती है तो हम क्या करते हैं, हम गूगल करते हैं, गूगल पे देखें इसके बारे में किसी ने कुछ बताया होगा। इन्होंने भी गूगल किया, गूगल इनके टाइम पे गूगल नहीं था, इन्होंने जो किया वो थ्योरी पढ़े, बुक्स पढ़े। बेसिकली होता ये था कि लाइब्रेरी में जाएंगे, बटरफ्लाई से रिलेटेड, मोनार्क बटरफ्लाई या मोनार्क प्यूपा से रिलेटेड कोई बुक मिल जाएगी, अब उसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ लिखा है क्या इन गोल्डन स्पॉट्स के बारे में। सब में लिखा हुआ था कि प्यूपा के अंदर जो गोल्डन स्पॉट्स है वो ऑर्नामेंटल हैं, मतलब डिज़ाइन है बस, और कुछ नहीं है। डिज़ाइन बनाने के लिए भगवान ने ऐसी ही डिज़ाइन बनाई है उसकी और वो दिखने में ऐसा लगता है। ये बोले नहीं यार, आई डोंट अग्री, मतलब इसके ऊपर रिसर्च हुई नहीं है, लेट्स डू द रिसर्च ऑन दिस और पता लगाओ कि जो गोल्डन स्पॉट्स हैं इनके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों है ये गोल्डन स्पॉट्स। और वहीं से बच्चों इनके साइंटिस्ट बनने की और ज़्यादा खतरनाक तरीके से शुरुआत हो गई। So everyone assumed they are the spots were just ornamental, डिज़ाइन के लिए बनाए गए हैं। However, the spots were producing a hormone. इससे एक हार्मोन निकल रहा था, जो गोल्डन स्पॉट्स थे ना उनके अंदर से एक हार्मोन निकल रहा था, नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। मतलब कहने का ये है कि अगर आप उस प्यूपा के अंदर से वो सारा हार्मोन निकाल लेंगे, वो प्यूपा ही रह जाएगा, वो कभी भी अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाएगा ही नहीं, कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा एज अ बटरफ्लाई, राइट। तो वो हार्मोन किस लिए है, डेवलपमेंट का हार्मोन है। तो उस हार्मोन को कहीं और यूज़ कर सकते हैं क्या, डेवलप करने के लिए, सेल से सेल का डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या। बस यहीं से इनको एक आइडिया आया, इन्होंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट करी सेल की और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ ये अपनी हाइपोथेसिस पब्लिश करते थे लोग कहते थे अरे भाई तू तो कुछ बढ़िया ढूंढ रहा है, कैंसर का डिजीज़ का जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो भी मिल जाएगा इससे। तो सब लोग बोलते थे आप हमारी, तो जब ये बाद में इन्होंने जब अपनी रिसर्च को पब्लिश किया है ना, थीसिस को पब्लिश किया है, हाइपोथेसिस को, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इनको बुलाया, बोले सर आपको हम सारे इक्विपमेंट्स देंगे, सोफिस्टिकेटेड लाइब्रेरीज देंगे, आप आइए, आपको जो भी कुछ चाहिए ना
इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए हमारे यहाँ आके करिए, ताकि आपका भी नाम होगा, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम भी होगा। तो ऐसे बच्चों को तो हर कोई बुलाना चाहता है, तो इनको बुलाया जाता था यूनिवर्सिटीज़ में, और उनकी सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज़ को और अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस कर करके इन्होंने फिर अपनी थियोरी निकाली। तो जब बोलते हैं ना यार मैम मेरे पे तो कुछ भी नहीं है, मेरे पे तो पैसा भी नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, फैमिली सपोर्टिव नहीं है, आप कुछ फ्री दे दो क्या, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये हम सुनते हैं। आपके अंदर टैलेंट है ना बच्चों, दुनिया आपको स्पॉन्सर करने को तैयार हो जाती है। आपने भी देखा होगा बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिलती है बाहर पढ़ने के लिए, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं आपको, क्योंकि हर स्कूल को एक अच्छा बच्चा चाहिए जो उनका नाम रोशन करे। उनको भी तो बोर्ड पे दिखाना है टॉपर कौन है हमारे यहाँ के। आप में कितनी लगन है, आप में कितनी मेहनत करने का जुनून है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके अंदर देख रहे हो कितना जुनून है, राइट। नहीं मिला अवार्ड, नहीं मिला, नहीं ऐसे कैसे नहीं मिला, मेरे को फर्स्ट अवार्ड चाहिए। तो इन्होंने डॉक्टर फ्रेडरिक से आइडियाज़ पूछे, सर बताओ मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूँ। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को हर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है, हर कोई हेल्प करना चाहता है, राइट। तो इनकी हेल्प ऐसे ही धीरे धीरे होती रही बच्चों। लेटर ऑन ही डिस्कवर्ड एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। तो इसी हार्मोन से इनको आइडिया लगा कि ये कोई इंसेक्ट का हार्मोन है। फिर उन्होंने उसका नाम भी रखा, फिर उसका स्ट्रक्चर भी देखा कि हार्मोन के अंदर बन कैसे रही है, डेवलपमेंट हो कैसे रही है। दिस प्रोजेक्ट वॉन अ ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। तो अभी ये खाली अपने स्कूल के प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं थे, अब ये इंटरनेशनल लेवल पर जाने लगे। तो होता है ना जो बेस्ट जिसको अवार्ड मिला होता है उसको फिर नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाता है। अब इनको इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियर फेयर में बुलाया गया अपना एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए। अब ये हार्मोन के पीछे पड़ गए थे बच्चों। अब ये हर एक्सपेरिमेंट में उसी हार्मोन की बात करते थे और उसके नेक्स्ट लेवल को हर बार दिखाते थे। सीनियर ईयर में आते आते ही ग्रीव सेल फ्रॉम मोनार्क्स विंग। अब इन्होंने क्या किया, मोनार्क बटरफ्लाई की एक विंग ली और उसके ऊपर वो हार्मोन का केमिकली लेबोरेटरीज के अंदर एक्सपेरिमेंट किया और एक विंग से दूसरा विंग डेवलप करके दिखाया। लोग बोले अरे ये तो तुमने बिल्कुल डीएनए का ब्लूप्रिंट निकाल के दे दिया, यही तो था, दिस इज व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर। बट इनके पास में देखो, एक तो होता है हाइपोथेसिस बनाना है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, एक होता है करके दिखाना, एक होता है ये हुआ कैसे, उसके पीछे की थियरी पब्लिश करना। इसी को कि हो कैसे रहा है करना तो इनको आ गया, बट अब ये हो कैसे रहा है, एग्जैक्टली रीज़न क्या है, ऐसा क्या है हार्मोन के अंदर, क्या है उसका स्ट्रक्चर जो मुझे एक्चुअली पता लगाना है, उसके ऊपर इन्होंने लास्ट तक रिसर्च की। और जो 24 के थे ना जब इन्होंने जो अपनी पब्लिश किया, वही चीज़ को ये तब तक करते रहे जब तक वो हो नहीं गया। जैसे ही इनको समझ आया यूरेका, यस मैंने फाइंड आउट कर लिया स्ट्रक्चर, इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, थीसिस लिखी और फटाफट से आर्टिकल को पब्लिश करा दिया। बस वही वाला दिन आ गया जो आपको सबसे पहले दिखाया गया था, राइट। चलिए इसको समराइज कर लेते हैं फटाफट से। So he grew cell from a monarch's wing and proved that cell developed into a butterfly only because of this found hormone. तो एक एक सेल जो बन रहा है ना वो इसी हार्मोन की वजह से बन रहा है। अगर हार्मोन बटरफ्लाई में नहीं होगा तो बटरफ्लाई डेवलप नहीं होगी। That project won him first place for zoology at the international fair. इंटरनेशनल फेयर पे इनको जूलॉजी डिपार्टमेंट से फर्स्ट प्राइज मिला इस डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज ये तो कुछ नया था बच्चों, ये तो डिस्कवरी थी, ये तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, ये तो डिस्कवरी हो गई प्रॉपर, राइट। कि आपने एक हार्मोन डिस्कवर कर लिया जिसके बारे में इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था। अब इस हार्मोन के थ्रू आप और क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में इन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो ऐसे स्टेप्स बढ़ते जाते हैं। कहाँ एक बच्चा जो 25 स्पेसीज इकट्ठा कर रहा था, कहाँ एक साइंटिस्ट देखो क्या कर रहा है लेबोरेटरीज के अंदर। इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको बुलाया यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड, जो मैंने आपको बताया था ना, इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया और इनको बोला कि हमारी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करिए, लेबोरेटरीज यूज़ करिए। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। अब देखो आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको लॉर्ड फेरी के ये ही सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। वहाँ एक्स्ट्रा काफ़ी कुछ लिखा होगा, ऊपर नीचे लिखा होगा, मैंने सब इकट्ठा करके एक ही बार में आपको बता दिया। इस तरीके से इनका सीक्वेंस रहा था बच्चों। कुछ मिस हुआ होगा, आप एक बार चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखिए और अपनी तरफ से लिख भी लीजिए इन्हीं नोट्स के अंदर, ठीक है। वन डे वाइल लुकिंग एट द फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, इन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर की फोटो तो निकाल ली बट फिर भी इन्हें कुछ मिसिंग लग रहा था। पर एक दिन ये देख रहे थे, ही सॉल्व वन ऑफ द बिगेस्ट पजल ऑफ लाइफ। उस दिन इन्होंने डेवलपमेंट की जो पजल है ना, हमारे सेल से सेल कैसे बन रहा है, इसकी जो लाइफ है वो कैसे बढ़ रही है, घट रही है, कितने सेल्स डेड हो रहे हैं, कितने न्यू आ रहे हैं, ये सारा सब कुछ इनको क्लियर हो गया। ये बोले यूरेका, आई हैव फाउंड आउट द ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ अ सेल ब्लूप्रिंट इट्स डीएनए। मतलब डीएनए के थ्रू एक ही सेल दूसरा सेल कैसे बनाता है, ये इनको आज सीखने में आ गया। मतलब अब इतना समझ आ गया कि चाहे तो किसी को समझा भी सकते हैं कि ये हो क्यों रहा है। इसी प्रोसेस को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग होना। दिस इज द रियल लर्निंग, राइट।
नाउ रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, अब वो इनका सीक्वेंस खत्म हो गया बच्चों, अब इनके बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, जो आपको चैप्टर में बताई गई है। चैप्टर में हो सकता है आगे पीछे दे रखी हो, मैं आपको ये यहाँ पे इकट्ठा एक साथ बता देती हूँ अब, ठीक है। वो तो खत्म हो गया, यहाँ से वही वाला दिन आ जाएगा जो वो 24 के थे और उन्होंने जो अपना आर्टिकल पब्लिश किया था, वो वाला दिन आ गया अब, राइट। अब इनके कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ रहे थे तो इनके जैसे बहुत सारे लोग थे, खाली ये इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन उन सब में भी ये सेकेंड हाईएस्ट आए थे जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे तब, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी, क्योंकि इनके अंदर साइंटिफिक क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ का रीज़न इन्हें जानना था। कई लोगों ने गोल्डन डॉट्स देखे प्यूपा के ऊपर, किसी ने इसके ऊपर जिक्र नहीं किया कि ये क्यों है, ये बोले ये क्यों है भाई, इनका पता लगाते हैं। अब वहीं से देखो इनको चाबी मिल गई इनके सक्सेस की, राइट। सो हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट ऑफ एन monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। वही लाइन लिख रही है यहाँ पर कि इनको हाई स्कूल में इन्होंने एक छोटी सी रिसर्च की थी कि मोनार्क के ऊपर जो गोल्डन स्पॉट्स हैं वो क्यों हैं, इसी से लास्ट में इनको हाउ सेल वर्क की थियोरी मिल गई। ही वॉज गुड एट डिबेटिंग। अब ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट है बंदा तो पढ़ता ही रहता है, और भी चीज़ें करते हैं, जैसे डिबेट भी करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग भी करते हैं, कैनोइस्ट भी हैं, ये एक्टिविटीज़ बहुत सारी की हुई हैं। कैनोइस्ट इज़ अ नाव चलाना पानी में, देखी होगी शायद, आप गूगल करेंगे मिल जाएगी। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, फोटोग्राफर भी हैं, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंस एग्जिबिट्स। तो साइंस से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड फोटोग्राफी भी ये करते हैं। इनके लिए मम्मी ने कैमरा भी ला रखा था, आपको पता ही है। तो इनके अंदर और भी एक्टिविटीज़ थी। इनकी टीचर है सोशल साइंस की, नाम है उसका रिचर्ड ए वेरर। तो रिचर्ड ए वेरर जो हैं ये बताती हैं कि डॉक्यूमेंट्री में इनकी जो मदर है उनसे इंटरव्यू लिया गया, उनका सोशल साइंस के टीचर के पास भी गए, उनसे भी पूछा कि आप बताइए रिचर्ड एब्राइट कैसे हैं। तो बोले यार रिचर्ड एब्राइट ना बचपन से ही बड़ा होशियार बच्चा था। ऐसे ही बोलते हैं ना हर टीचर, मेरे पास में मान लो किसी बच्चे का आएगा कि बच्चा बताओ कैसा था, मैं बोलूँगी बच्चा तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा होशियार था, हमेशा पार्टिसिपेट करता था हर कॉम्पिटिशन में, हर कंपटीशन में। ऐसा वो ये भी बोलती है, आप चैप्टर में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि मान लीजिए सुबह स्कूलिंग है और अब वो एसएसटी की क्लास में पढ़ रहे हैं, शाम को घर जाके वो डिबेट की प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे दिन वो अपना होमवर्क भी कर आएंगे और जो डिबेट में जो जाना है स्कूल में एक्टिविटी के लिए उसमें भी जाएंगे, वहाँ भी फर्स्ट आएंगे और होमवर्क भी कंप्लीट करके लाएंगे। इतना ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा रिचर्ड एब्राइट बचपन से था, राइट। फिर यहाँ बताया गया है कि हमेशा पार्टिसिपेट तो करा, लेकिन ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को ही फर्स्ट आना है। वो पार्टिसिपेट करते थे तो टू गिव हिज बेस्ट, बोलते थे कि मेरे को बेस्ट देना है, चाहे जो हो, मैं जो भी करूँगा उसको दिल से करूँगा। वो बोलते हैं ना पत्थर भी ऐसे तोड़ो कि उसमें मूर्ति बनाने वाले हो, ऐसे करके आपको क्या करना है, हर चीज़ का बोलते थे कि ऐसे आपको करना है काम, राइट। तो रिचर्ड एब्राइट शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनती थे और ऐसे ही करके उन्होंने लाइफ में सक्सेस हासिल किया, ये उनके टीचर ने भी बताया। रिचर्ड वॉज कंपेटिटिव, बोलते रिचर्ड ना बड़ा कंपेटिटिव मूड का था। कंपेटिटिव क्या होता है, जैसे मेरे को कोई टास्क मिला है तो मैं बोलूँगी मैं बेस्ट करूँ उसको, इसको कहते हैं कंपेटिटिव। लेकिन कंपटीशन जो है वो हेल्दी होना चाहिए, ऐसे जेलस वाला नहीं होना चाहिए कि तेरे से अच्छा, नहीं, हेल्दी, तू भी बेस्ट कर मैं भी बेस्ट करूँ, सबसे बेस्ट जो होगा वो निकल के बाहर आना चाहिए, इसको कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। तो ये हेल्दी कंपटीशन रखते थे, बट नॉट इन अ बैड सेंस, है ना, बैड सेंस में नहीं, अच्छे सेंस में। रिचर्ड wasn't interested in winning for winning sake, इनको जीतना था, जीतने के लिए नहीं, winning to get a prize, प्राइज लेने के लिए नहीं जीतना था इनको। रिचर्ड wasn't interested in winning for winning sake और winning to get a prize। इनको ये कभी नहीं होता था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए, नहीं, इनको ये होता था कि मुझे बेस्ट करना है। अब आपको फर्स्ट प्राइज देना है दे दो, नहीं देना कोई बात नहीं। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड ही कुड फॉर द राइट रीजन। तो विनिंग फॉर द राइट रीजन। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हैं इंग्रेडिएंट्स बच्चे, लेसन फ्रॉम द स्टोरी, कि एक साइंटिस्ट को साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या डालना रहेगा आपको पेन के अंदर। तो आप क्या डालेंगे, राइट अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिल्कुल स्वाद अनुसार क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ठीक है। और क्या होना चाहिए, ब्राइट माइंड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, द विल टू विन फॉर द राइट रीजन। सही कहते हैं ना, मे द बेस्ट पर्सन विन, ये वही पर्सन बोल सकता है जिसको अपने ऊपर भरोसा हो, वो बोलेगा मे द बेस्ट पर्सन विन, ना मैं जीतूँ ना तुम, वो जीते जो सबसे बेस्ट कर रहा हो, मुझे पता है मैं बेस्ट कर ही रहा हूँ।
तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप मे द बेस्ट पर्सन विन बोलोगे। नहीं तो आप क्या बोलोगे, हे भगवान बस मुझे दिला दे, ओ गॉड प्लीज 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 प्लीज, आप मेरा नाम हो। आप ये तभी बोलते हो जब आपको ट्रस्ट नहीं होता अपने ऊपर। तो इनकी 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको सीखनी है इनसे, और ऐसे ही साइंटिस्ट बनता है इस चैप्टर के अनुसार। नंबर 1, राइट अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। नंबर 2, आपका माइंड ब्राइट होना चाहिए, मतलब आप इंटेलिजेंट हो। एंड नंबर 3, हेल्दी कॉम्पिटिशन आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप अपने अंदर एक साइंटिस्ट को डेवलप कर पाएंगे। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे बच्चों चैट सेक्शन में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज विद दिस चैप्टर। कोई भी डाउट है चैप्टर से तो पूछिएगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग आने वाली सीरीज के अंदर करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई होप दिस हेल्प यू वेरी मच। आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ये चैप्टर आपको कैसा लगा जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।